नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लेबर लॉ के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टू सेफगार्ड द वर्कफोर्स मैनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैव बीन इस्टेब्लिश्ड बाय। तो यानी वर्कर को, किसी भी फैक्ट्री में वर्कर को, एम्प्लॉय को, लेबर को बचाने के लिए लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ लागू किया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लागू किया गया? ये लागू किया गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर्स टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। फैक्ट्रीज एक्ट का काम क्या है? फैक्ट्रीज काम ये सुनिश्चित करता है कि फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका वर्किंग कंडीशन वो सही हो। यानी जैसे टाइमली 8 घंटा काम करना, उससे ज़्यादा काम ना हो। ठीक है, टाइमली पेमेंट होना, ये सारा चीज़ आपका फैक्ट्री एक्ट के तहत सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ द वर्कर इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्कर का हेल्थ कंडीशन को प्रोटेक्ट करना। ये फैक्ट्री एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? व्हाई आर लेबर लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लेबर लॉ को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों इस्टेब्लिश्ड किया गया? तो ये लागू किया गया या इस्टेब्लिश्ड किया गया ताकि वर्कफोर्स को शोषण से बचाया जा सके। पहले क्या होता था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराया जाता था, उसका टाइमली सैलरी नहीं दिया जाता था। ओवर टाइम 8 घंटा से ज़्यादा 24 घंटा तक काम कराया जाता था। तो उसी से बचाने के लिए लेबर लॉ को इस्टेब्लिश किया गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट। ठीक है, तो एम्प्लॉय का राइट क्या क्या है? प्रोमोशन है, सेफ्टी है, बोनस है, एंटरटेनमेंट। ये आपका मतलब किसी भी एम्प्लॉय का राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मिनिमम एज कितना होता है? 14 ईयर्स होता है। द स्टाइपेंड ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मान लीजिए कोई 10th के बाद अप्रेंटिसशिप करेगा तो उन्हें कम स्टाइपेंड मिलेगा। कोई ITI करके अप्रेंटिसशिप करेगा तो उन्हें ज़्यादा मिलेगा। कोई डिप्लोमा करके मान लीजिए अप्रेंटिसशिप करेगा तो उन्हें और ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। साथ ही साथ नेचर ऑफ इंडस्ट्री, किस तरह का इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, हु ऑल कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। आप लोगों को पता होगा किसी भी कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर ESI कुछ परसेंट आपका सैलरी से काट लिया जाता है और PF काट लिया जाता है। तो ये जो ESI है, ESI ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इसमें जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन कराना होता है ESIC में। ठीक है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और उसके बाद आप अपना यहाँ पर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसको किसको कवर करता है? कैजुअल एम्प्लॉय यानी जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। टेम्पोररी एम्प्लॉय यानी जो लगभग 12 महीने काम कर लेते, 1 साल काम कर लेते। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा कवर हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइपेंड्स आर प्रोवाइडेड डेज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। ये मतलब जो स्टाइपेंड दिया जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, कब दिया जाता है? तो ये मंथली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज इज डिफाइंड एज रेमुनेरेशन बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और पेमेंट फॉर द वर्क डन। यानी इसको पहले समझ लेते हैं, ये क्या है? इसे वेज कहा जाता है। वेज क्या होता है? वेज मतलब आपका जो आप परिश्रम करेंगे उसके दौरान परिश्रम से जो आपको अलाउंस मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स EPF इज इंश्योर्ड थ्रू द। ठीक है, तो जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए आप काम कर रहे हो तो आपका 12% आपका डिडक्ट कर लिया जाता है सैलरी से, और कुछ परसेंट जो है जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, जो आपका ओनर होगा, तो उन्हें भी डिपॉजिट करना होता है। तो ये किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? ये आपका सुनिश्चित होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत जो एम्प्लॉयर होगा उन्हें भी कुछ परसेंट जो है आपके EPF अकाउंट में जमा करना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेज इन द इंडियन सोशल सिस्टम इज द डेथ इन इंडिया। तो ये क्या है, ये है आपका जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप मतलब आपका जैसे मेल है तो मेल को ज़्यादा सैलरी दिया जाता था, फीमेल है तो उन्हें कम सैलरी दिया जाता था। तो ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारे जगह पर है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ POSH। POSH यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, POSH का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल हैरेसमेंट इज हजार्ड इनकाउंटर्ड इन वर्कप्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई लेडीज काम कर रही है तो उन्हें बेड टच करना, ठीक है, पोर्न मूवी दिखाना, ठीक है, गलत इशारा करना, गलत कमेंट करना, तो ये सारा क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसे कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वर्किंग लाइफ होगा, ठीक है, वर्किंग लाइफ का जो क्वालिटी होगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। इंडेंजर्स द वेलबींग ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन का जो लाइफ होगा उसको खतरे में डाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीकेंड्स जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी मतलब जैसे अभी भी क्या है, आपका फीमेल को भी उतना ही वैल्यू दिया जाता है और मेल को भी उतना ही दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी फीमेल के साथ अगर इस तरह का हैरेसमेंट होता है तो इससे क्या होगा, ये जो इक्वलिटी है ये आपका कमज़ोर पड़ेगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द POSH एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, अनवेलकम सेक्सुअली टेंटेड बिहेवियर। तो उस तरह का बिहेवियर जिसे मतलब आप वेलकम नहीं करेंगे, ठीक है। वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट, अनवेलकमिंग टच। तो मैंने जो भी बताया वही सारा चीज़ है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू। तो कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है, मुआवजा। अगर मान लीजिए कोई आप सपोज काम कर रहे हैं और आपको उस तरह से चोट लग जाता है, ठीक है, चोट लगेगा जिससे आप डिजेबल हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई काम कर रहा है जिनका डेथ हो जाएगा, तो वो जो कॉम्पेंसेशन है वो किन्हें मिलेगा। तो अगर मान लीजिए वो डिजेबल हो जाते हैं, चोट लगता है, तो वर्कमैन को मिलेगा, या फिर अगर मान लीजिए डेथ हो जाता है तो उनके जो डिपेंडेंट होंगे उन्हें मिलेगा। द फर्स्ट स्टेप इन इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल का लेजिस्लेशन है, मतलब इंडस्ट्रियल कानून है, तो वहाँ पर एक है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या है, सोशल जस्टिस के तहत उन्हें मदद किया जाता है जो अपने आप को मदद नहीं कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के तहत किन्हें मदद किया जाता है, उन्हें मदद किया जाता है जो अपने आप को मदद यानी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के तहत उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी डेज हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको समझ लेते हैं, ये भी आपका इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के तहत आता है। इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर एक समानता। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, इसका काम है कानून बनाना, और ये जो कानून है हर जगह फॉलो किया जाता है। तो जब हर जगह फॉलो किया जाएगा तो एक तरफ से अगर आप देखेंगे हर जगह सेम कानून फॉलो होगा तो एक समानता होगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, लेबर लॉ हेल्प द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मोरल होगा, ठीक है। मोरल को बूस्ट करके क्या होगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था लेबर लॉ के 18 इम्पॉर्टेंट MCQ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।